Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss on the topic of linear regression. Linear regression is basically used when the predicted variable is numeric with a data type. If it is categorical, then we use classification problem. So for example, we have a problem in which we have x as the size of the house, or for example, 50 square feet and 100 and then 200, 300, like this, right? And on the basis of this, we are calculating the price of the house. 50 lakhs, 1 CR, 2 CR, and 3 CR. This is the price of the house on the basis of it. So in this problem, we can see that this is numerically cutting. So this will be our regression. For problem, this will be our regression. अब ये रिग्रेशन में क्या होता है मेरा अच्छा इसमें ये था मेरा ये साइज ऑफ द हाउसेस था ना बेसिकली साइज ऑफ द हाउसेस था ये मेरा एक्स को हम एक्स मानेंगे और इसको हम मानेंगे वाई तो मान लो हमें कोई और साइज ऑफ द हाउस दी है हम उसके बेसिस पे प्राइस प्रिडिक्ट करना है तो उस केसेस में हम अपना रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे लिनियर रिग्रेशन का और फिर यूज करेंगे ठीक है तो अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे होते हैं इसको पहले इरेज कर देते हैं ठीक है अब इसमें लेट सपोज मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बना कुछ ऐसे बन गया ठीक है ये मेरी किश ये मेरा प्लॉट हो गया ये एक्स एक्सिस पे मेरा साइज हो गया हाउसेस है वाई एक्सिस पे मेरा प्राइसेस है ठीक है नहीं सपोज करो मेरे एक्चुअल पॉइंट्स जो थे जो भी मेरे थे ना वो साइज और प्राइसेस के ये एक्स वाले क्या है मेरे वो एक्चुअल पॉइंट्स जो मैंने कॉलम बनाया था साइज ऑफ द हाउसेस और उसके प्राइसेस का वो थे मेरे एक्चुअल पॉइंट्स ठीक है ना ये जो एक्स से डिनोट कर रखे हैं मैंने ये मेरे क्या है एक्चुअल पॉइंट्स और ये क्या है मेरी ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इससे मेरी ये क्या है ये है मेरी बेस्ट फिट लाइन यही मैं बताना चाह रही हूँ तो मेन एम क्या होता है लीनियर रिग्रेशन का टू फाइंड दिस बेस्ट फिट लाइन सच दैट अब अगर हमें सच दैट हम अपनी प्रिडिक्शन कर सके तो मान लो फिर अगर मेरे को फ्यूचर में साइज ऑफ द हाउसेस दे रखा है तो उसके बेसिस पे मैं प्राइस प्रिडिक्ट कर सकूँ कैसे फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द हाउस ये दे रखा है तो हम मैं इसको यहाँ यहाँ से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी डॉटेड डॉटेड लाइन बनाती बनाती ठीक है ना तो जैसे अगर इन फ्यूचर हमें साइज ऑफ द हाउस दे रखा हो तो हम प्राइस प्रिडिक्ट कर पाए तो ये होता है मेरी बेस्ट फिट लाइन का यूज और एक और चीज बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन भी होती है कुछ अगर थोड़ी सी आपको पुरानी मैथ से याद हो तो y हैट इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ये होती है मेरी बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन ठीक है और जो मेरे एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं उनकी क्या होती है एक्चुअल पॉइंट्स उनके लिए ये इक्वेशन होती है y is equals to mx plus c ठीक है पर ये तो एक्चुअल पॉइंट तो मैंने प्लॉट कर दिए थे जो मेरे को गिवन था उसी के तो उसमें तो कुछ था ही नहीं ये जो भी मेरा जो मैं प्रिडिक्शन कर पा रही हूँ बेस्ट फिट लाइन की वजह से कर पा रही हूँ तो ये बेस्ट फिट लाइन बनी कैसे द क्वेश्चन इज दिस और कौन सी लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन ठीक है हम उस लाइन को बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं जिसका जिसका रिमाइंडेड सम ऑफ रेसिड्यूअल एरर जीरो क्या हो सम ऑफ रेसिड्यूअल एरर जीरो एंड व्हाट इज रेसिड्यूअल एरर रेसिड्यूअल एरर इज बेसिकली the distance between difference of the difference between the predicted point and the actual बता दूंगी आपको ग्राफ में भी
ठीक है, अब मेरा क्या होता है, रेसिड्यूअल एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड पॉइंट माइनस एक्चुअल पॉइंट, माइनस एक्चुअल पॉइंट। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड पॉइंट माइनस एक्चुअल पॉइंट। अब अगर मैं इसको ग्राफ में बता सकूं तो ये एक्चुअल पॉइंट है, और जो लाइन पे होगा प्रिडिक्टेड पॉइंट होगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है मेरा, रेसिड्यूल एरर। इन सबका बेसिकली हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, अगर जिस जिस भी लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब बेसिकली हम रैंडमली ऐसे लाइंस बना सकते हैं, और फिर उसके बाद हम रेसिड्यूल, ये सम ऑफ रेसिड्यूल कैलकुलेट करके देखेंगे हर लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, और जिस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग में सम ऑफ रेसिड्यूल एरर ये मेरा आ जाएगा ना, मिनिमम आ जाएगा, वो वाली लाइन को हम बोलेंगे बेस्ट फिट। तो एक तो तरीका ये है रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि रैंडमली लाइंस खींचो और सम ऑफ रेसिड्यूल निकालो जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम आएगा, वो हमारी बेस्ट फिट लाइन बनेगा। बट दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे। ऐसे कैसे आप मतलब ऐसी टेढ़े मेढ़े लाइन खींचते रहोगे और निकालते रहोगे। सो दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग और डूइंग द रिग्रेशन, बिल्डिंग द मॉडल। सो इसलिए हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि है कॉस्ट फंक्शन का। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट इरेज दिस, लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस। सेकेंड वे पे आएंगे कि तुम्हारा रफ था रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ना बेटर तरीके पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये करेंगे कि लाइक दूसरा तरीका इसमें हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करो एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x, गिवन इक्वेशन एक्चुअल पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास इस तरीके से पॉइंट्स हैं कि जब मेरा x, थोड़ी सी मेरी राइटिंग बेटर हो गई, राइट, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है। वन वाई वन है, एक्स को डबल पुट किया तो वाई वन आएगा, एक्स को डबल टू पुट किया तो वाई थ्री, एंड एक्स को डबल थ्री पुट किया तो वाई थ्री। तो इसके लिए मैं प्लॉट करती हूँ इस तरीके से, एक्स वाई वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन वन टू टू एंड थ्री थ्री। ठीक है, तो उसके लिए मेरी इक्वेशन ये आएगी, इसे मेरा C0 हम देख सकते, तो लाइन ओरिजिन से पास में, ये तो मेरी हो गई एक्चुअल लाइन की इक्वेशन। तो हमारी प्रिडिक्टेड वाली की क्या इक्वेशन होगी, प्रिडिक्टेड वाली की मैंने बताई थी आपको, ऐसे होती है कुछ, y hat is equals to mx plus c। इस केस में हम c को जीरो लेट से c इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक रीजन बताती हूँ मैं c जीरो क्यों रखते हैं। अगर जीरो नहीं रखेंगे ना तो बाद में आगे जाके मैं ग्रेडियंट डीसी नाम का कर्व बनाने वाली हूँ, वो 2D या 3D में आ जाएगा इस समय, इसीलिए हम लगते हैं c को जीरो। तो ये मेरी प्रेडिक्ट वाली इक्वेशन हो गई, y hat इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, m की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, और उसके बाद हम y हैट और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन y हैट एंड x। ठीक है, उसके बाद जो भी
हमारा जो भी हमारी बिटवीन वाई हैट इक्वल्स टू एम एक्स, अभी एक बार इसको रिमूव करते हैं, इसको याद रखना बस कि ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसमें हम वाई हैट और एक्स के बीच में प्लॉट करेंगे। एक बार मान लो मैंने m की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो मेरी इक्वेशन y हैट इक्वल्स टू x बन जाएगी, तो हमारी एक लाइन ड्रॉ बन जाएगी ग्राफ पे। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक फंक्शन डिटरमाइन करना होता है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट फंक्शन। तो बेसिकली पहले जो रफ वे में बोला था मैंने, रफ वे में जब मैंने रफ वे वाला मेथड दिखाया था रिग्रेशन को सॉल्व करने का, तो उसमें मैंने बोला था कि सम ऑफ रेसिडुअल एरर 0 होना चाहिए, सम ऑफ रेसिडुअल एरर को हम मिनिमाइज करते हैं। बट ये जो सही तरीका है रिग्रेशन प्रॉब्लम का सॉल्व करने का, उसमें हम बोलते हैं कि हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। तो बेसिकली हम वाई हैट और एक्स के बीच में ग्राफ बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, और हर एक ग्राफ के लिए पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन कर, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन सबसे कम आया ना, वो हमारी बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा। लाइक वाई हैट इज इक्वल्स टू एम एक्स है ना। तो लेट से m को क्या रखा है हमने 1, अगर मैंने m को 1 रखा है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा, वो बॉक्स वैल्यूज कुछ ऐसी आएंगी ना, x y। जब मेरा m 1 है, जब मैंने x को अगर 1 रखा है तो मेरा y हैट भी 1 आएगा, x को अगर मैंने 2 रखा है तो y हैट भी 2 आएगा, x को अगर 3 रखा है तो y हैट भी 3 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये मेरी x है, ये मेरे y है, ये मेरी कुछ एक्चुअल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये मेरी लाइन है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। अब यहाँ पे मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। ये कैसे बनेगी लाइन? 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, और ये जो पास होगी मेरी ओरिजिन से ही होगी, क्योंकि इससे मैंने सी जो होता है वो थोड़ा अभी मेरा ऊपर नहीं आया, पर ये पॉइंट से जाएगा, ओरिजिन से पास होगी, तो ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है? कॉस्ट फंक्शन। अब हम कॉस्ट फंक्शन में, आपको पहले तो मैंने डिफाइन करके दिखाया है कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। ये होता है मेरा कॉस्ट फंक्शन, और इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। m is the number of points, 1 upon 2m y hat of x minus y of x the whole square. दिस इज माई कॉस्ट फंक्शन। इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे रेसिडुअल एरर होता है, उसमें प्रेडिक्टेड पॉइंट माइनस एक्चुअल पॉइंट का डिफरेंस होता था, तो ये प्रेडिक्टेड वाला है, ये एक्चुअल वाला है। स्क्वायर इसलिए करी है क्योंकि कभी प्रेडिक्टेड ज्यादा हो सकता है, कभी एक्चुअल ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और 1/2m क्यों कर रहा है? डेरिवेटिव, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो डेरिवेटिव में 2m आएगा, इसको कैंसिल करना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अब इसके जो कोरस्पॉन्डिंग में 1/2, एम में मेरे कितने पॉइंट्स थे? 6.3 पॉइंट थे ना, 1 2 3। एम इज नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो वाई हैट एक्स क्या आया पहले मेरा? ये एक्स और वाई हैट के बीच में निकाला है ना, वाई और वाई हैट के बीच में। तो इसमें मेरा वाई हैट क्या है? 1 माइनस वाई क्या था मेरा? 1 ही था। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा? इस केस में सब जीरो आ जाएगा। इस केस में मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या आया है? 0। ठीक है, अब यहाँ नीचे मैं एक और टेबल बना रही हूँ, जिसमें मैं प्लॉट करूंगी एम और जे एम। इसको एम और जे ऑफ एम। अभी जब मैंने m 1 दिया तो मेरी जे एम की वैल्यू क्या आई है? 0।
ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। मैं n की वैल्यू लूंगी 0.5। मैं लूंगी m की वैल्यू 0.5। तो यहाँ मेरी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे मेरी इक्वेशन थी y हैट इज इक्वल्स टू एम एक्स। m की वैल्यू ली मैंने 0.5 और c तो मेरा 0 था ही। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। अब इससे मैं क्या करूंगी, x को सपोज मैंने 1 लिया, तो मेरा y हेड क्या आएगा, यहाँ पर बहुत ही खराब बन गया। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ये थोड़ा तो देखना चाहिए ना। लेट मी होल्ड द पेन अगेन। अब जैसे यहाँ पे मैंने, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने m लिया है, सॉरी x, वो x और y है। इस केस में मेरा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, y इक्वल्स टू एक्स ही था ना, तो y x यहाँ पे जो भी लिया है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग y जो आएगा ऐसे करेंगे, वो बता देंगे क्या बोले। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैंने पेन कहीं रख लिया है गाइस। जैसे अगर इस केस में मैंने अगर मेरे x को 1 रखा है तो मेरा y क्या आएगा, पॉइंट। ऐसे ही अगर इस केस में मैंने अपने x को 2 रखा तो मेरा y वो क्या आएगा, 0.5 इंटू 2। 0.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10। तो 2 5 10, 5 1 5 1। ऐसे इसमें क्या आएगा, 3 रखा अगर मैंने तो आ जाएगा 1.5 इंटू 3 रखा अगर मैंने तो क्या आ जाएगा, 5 2 10, 2 1.5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आ जाएंगी मेरी वैल्यूज। 1.5 आ जाएगा। प्लॉट तो आप कर सकते, प्लॉट करके दिखाने में कुछ है नहीं, बस कोरस्पॉन्डिंग का मेरे को कॉस्ट फंक्शन फाइंड। तो अब मैं इसके लिए भी कॉस्ट फंक्शन निकालूंगी, क्या आता है देखते हैं। कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, चलो एक बार बता देती हूँ। j ऑफ m समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू m 1/2m 1/2m y हैट माइनस y का होल स्क्वायर। अब इस केस में मेरा y x तो ये है, y हैट भी y इक्वल्स टू x ही m ही था, ठीक है ना। तो इस केस में मेरा y भी मेरा क्या होगा, 1 ही होगा, 2 ही होगा और 3 ही होगा। तो इसीलिए ये मत कंफ्यूज होना कि x की वैल्यू और y के लिए सेम क्यों है। तो अब यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ 1/6, 3 पॉइंट है, 1/6। वाई हेड क्या आया मेरा, 0.5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, 1/6, 1 - 0.5 इज 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, 3 - 1.5 1.5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरा कैलकुलेट होके, 0.25 प्लस 1 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर
What is the square of 1.5? 2.25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2.25। अब इस सबका सम करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो मेरा फाइनल जीएम क्या है देख लेती हूँ। 0.25, दिस इज द सिंपल मैथ, +1 +2.25 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका आंसर आएगा कुछ 0.58 होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है मेरा 0.58। ऐसे सिमिलरली मैं एम की वैल्यू लेती जाऊंगी और 2m की वैल्यू निकालती जाऊंगी, jm की वैल्यू निकालती जाऊंगी, तो इसको 0.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया मेरा 0.58। ऐसे मेरे को और m की वैल्यू, अब द क्वेश्चन इज m की वैल्यू कैसे ले रहे हैं, मतलब ऐसे कितने m की वैल्यू लेंगे। तो इसमें यही है कि एक बार, सिर्फ एक बार ही हमें m को एज्यूम करना है, उसके बाद m की वैल्यू ऐसी रैंडमली नहीं लेंगे कि एक बार m ले ली, दूसरी बार 0.5 ले ली, तीसरी बार m की वैल्यू 22 ले ली, ऐसी रैंडमली नहीं, सिर्फ एक ही बार हम m की वैल्यू एज्यूम करेंगे। उसके बाद हम एक थ्योरम है कन्वर्जेंस थ्योरम, वो लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम m की वैल्यू निकालेंगे, सब्सिक्वेंट m की वैल्यू चेक करने के लिए, और तब तक का ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हम ग्लोबल मिनिमा पे नहीं आएंगे। अभी ग्लोबल मिनिमा बता दूं थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने एम और जेएम वाला बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि अब मैं एम और जेएम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ guys। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिग्रेशन टॉपिक, अगर हम कवर कर रहे हैं तो उसका। वो नीचे वाला नहीं मिट रहा है। हाँ, और ज्यादा क्लियर करने का अंकल कोई हो नहीं रहा, क्या ही कर सकते हैं। कोई नहीं, अब हम मैं तो ड्रॉ करके दिखाऊंगी ग्राफ एक और, जो कि हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन एम एंड जे एम। तो उससे बोलते हैं गाइस हम ग्रेडियंट डिसेंट। एक पॉइंट तो मेरा ये आ, और जो मेरी एम की वैल्यू 0.5 थी, तो यहाँ पे मेरा ये 1, एग्जाम्पल है 2, तो ये 0.58 था। एक वैल्यू मेरा ये तो मेरे ये आ, ऐसे ही हम बहुत सारे एम लेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से मेरा कर्व बन जाएगा, ठीक है। इस कर्व को हम बोलते हैं gradient descent. So basically the graph which we draw between m and jm. Slope and cost function is called gradient descent. अभी मैंने एक चीज बताई थी कि m की वैल्यू हम एक बार ही assume करेंगे, उसके बाद m कैसे अपडेट करेंगे यूजिंग कन्वर्जेंस थ्योरम। तो मैं कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में बता देती हूँ थोड़ा, उससे पहले राइट हैंड साइड को थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, कन्वर्जेंस थ्योरम की है, इस थ्योरम का नाम याद रखिएगा, कन्वर्जेंस थ्योरम। ये क्या होती है मेरी, m इक्वल्स टू m माइनस learning rate into partial derivative of m into j of m। ठीक है, ये होती है मेरी कन्वर्जेंस थ्योरम। इसकी हेल्प से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे और भी
पॉइंट्स मैं ऊपर थोड़ा सा इस लाइन को क्रॉस कर देती हूँ। अब कैसे हम इसको देख कर इसमें ये मेरा एम टू स्लोप है, अल्फा क्या है मेरा इसमें लर्निंग, इसमें मेरा अल्फा क्या है, एक तो अल्फा है इसमें मेरा लर्निंग रेट, अल्फा को क्या बोलते हैं, लर्निंग रेट। ये मेरा बहुत कम होनी चाहिए वैल्यू, बताऊंगी रीजन इसकी वैल्यू कम ही क्यों होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कम ही क्यों होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी पॉइंट के लिए मेरा एम ऑफ जी एम ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। कैसे करते हैं, मान लो मैंने एक बार एम की वैल्यू, जैसे इसमें मैंने 1 ली थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम की वैल्यू तो एम इक्वल टू 0.1 मेरा ये पॉइंट आया। सपोज करो मेरा मेरा जो लिनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें मैंने पहली बार एम जो है 0.1 लिया था, और उस पे मेरा जेएम कुछ ये आया है और यहाँ पे मेरा पॉइंट है। अब मैं एक बार ये अज्यूम करूंगी, पहले मैंने स्टार्टिंग में एम इक्वल टू 0.1 अज्यूम कर लिया, मैंने यही बात बोली, मैं बार बार अज्यूम नहीं करूंगी, इसके बाद मैं कन्वर्जेंस थ्योरम लगाऊंगी। तो कन्वर्जेंस थ्योरम में उस 0.1 पे कैसे लगा पाऊंगी, ये दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मैंने अज्यूम किया एम को 0.1 है, लर्निंग रेट तो बहुत कम होता है, हमेशा 0.001 ही लेता है, ये बताऊंगी कम क्यों लेते हैं। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव ये कैसे आता है, ये क्या है, बेसिकली मेरी स्लोप है ना कॉस्ट फंक्शन की, जेएम का डेरिवेटिव मतलब कॉस्ट फंक्शन की स्लोप। ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे इस पॉइंट की स्लोप कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच के, ठीक है। अगर वो पॉइंट, ठीक है, अगर वो पॉइंट अपवर्ड कर रही होगी तो पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। अगर वो स्लोप पॉइंट थोड़ी डाउनवर्ड तो वो मेरी नेगेटिव स्लोप है। तो इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में इस केस में ये डाउनवर्ड को पॉइंट कर रही है ना, नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, तो ये मेरी, इस केस में मेरा एम क्या होगा, नेगेटिव होगा। एम अगर मेरा नेगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है सॉरी, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये मेरा 0.1 प्लस समथिंग होगा, ठीक है। तो मेरा एम यहाँ पे बढ़ेगा, एम विल अपडेट, क्या होगा, एम अपडेट होके कुछ इंक्रीज ही होगा, मतलब पहले अगर मैंने 0.1 अज्यूम किया था तो वो 0.1 प्लस समथिंग ही होगा, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट टाइम मेरा ये होगा, पहले मैंने 0.1 अज्यूम किया था, नेक्स्ट टाइम ये होगा, ऐसे ही मैं अपनी ऐसे ही फिर मैं नेक्स्ट टाइम अज्यूम किया, नेक्स्ट वाला टाइम अज्यूम किया, अब उस फिर से इक्वेशन में पुट करूंगी वाई हेड इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली, फिर से वो ग्राफ बनोगे, फिर से कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, बने, फिर से एम और जे एम के बीच के यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, तो मतलब इस तरीके से होगा, ये एम इस तरीके से अपडेट होंगे, मैंने बस ये बताया, ठीक है। और अगर ये मैंने जो अज्यूम किया वो मेरा यहाँ पे कहीं प्लॉट करा है, जो मैंने स्टार्टिंग में मान लो मैंने सेकंड केस, अगर मान लो मैंने स्टार्टिंग में एम को 3 अज्यूम किया है, तो यहाँ पे क्या होगी मेरी, यहाँ पे मेरी स्लोप जो होगी वो पॉइंट टू दी अपवर्ड पॉइंट कर रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे मेरी स्लोप क्या होगी, मेरी इस केस में मेरी स्लोप होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एम माइनस अल्फा इंटू समथिंग पॉजिटिव, मतलब यहाँ अगर मेरा ये कुछ पॉजिटिव, तो मतलब बेसिकली थोड़ा कम ही आएगा ना, ये एम इक्वल्स टू 3 माइनस समथिंग आएगी, ठीक है ना। एम माइनस समथिंग पॉजिटिव ना, 3 माइनस सम पॉजिटिव वैल्यू, तो ये थोड़ी कम ही आएगी, ठीक है। मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग में जो एज्यूम वो स्टार्टिंग में जो भी हम एज्यूम किया है, अगर उसकी स्लोप मेरी क्या कहते हैं अपवर्ड को पॉइंट कर रही है, ठीक है ना, एम और जे एम के कर्व में, तो मेरे को बाद में एम जो है वो डिक्रीज करते रहना है। और अगर मेरी वो जो स्टार्टिंग में एम लिया है, अगर मेरी उसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है, तो मेरे को उसमें क्या करना है, अपने एम को बढ़ाते जाना है। और ये सब मैं कब तक करती रहूंगी कि ये सब मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मुझे ग्लोबल मिनिमा नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना।
ग्लोबल मिनिमम क्या है ये, जब तक मेरे को ये नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा एम जीरो नहीं हो जाएगा। और अगर मेरे पास अगर क्या कहते हैं ये चीज मैंने बताई थी, सी हमने जीरो क्यों लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2D कर्व बन जाए मर्चेंट का। अगर मेरे बहुत सारे इसमें मान लो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, तो भी 2D 3D कर्व बनेगा। यही बात बतानी थी बस। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, दिस इज माय लीनियर रिग्रेशन, but this is the basically this is the video on behind the DeepMind intuition of linear regression algorithm. Now we'll meet in another video with another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible. Thanks guys.